जय हिंद। हम पढ़ रहे हैं बजट और आज देखेंगे कि सरकार टैक्स के मामले में क्या क्या की है इस बजट में। तो शुरू करते हैं। कर प्रस्ताव। कर प्रस्ताव में क्या है सरकार की भाई? तो गलतियों को ठीक करने के लिए करदाताओं को 2 वर्ष के भीतर अद्यतन रिटर्न दायर कर सकने की अनुमति देना। मतलब कि अब जो करदाता हैं वो जो भी गलतियां किए हैं, टैक्स पे नहीं किए हैं, तो 2 वर्ष के भीतर वो टैक्स पे कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि सरकार क्या चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स पे करें। अब देखिए, टैक्स पेयर की भी एक समस्या होती है। उनके पास क्या समस्या होती है कि कोई अपनी कमाई को सरकार को देना चाहता नहीं है, ऐसे में वो टैक्स चुराते हैं। तो सबसे पहली बात कि उनको ये प्रोत्साहित किया जाता है बोल के कि आप देश निर्माण में एक भागीदारी निभा रहे हैं। आपके टैक्स से सरकार गरीबों को निवाला देती है, आप देश का निर्माण कर रहे हैं, आपके टैक्स से देश की सुरक्षा होती है। अब क्या होता है कि जो मतलब डायरेक्ट टैक्स की बात बोल रहे हैं, जो डायरेक्ट टैक्स होता है जैसे इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स के मामले में ये बोला जाता है सरकार द्वारा। और टैक्स पेयर देखिए तभी टैक्स देंगे जब उनको ये लगेगा कि जो उनके टैक्स का पैसा है वो अच्छी जगह यूज हो रहा है। कहने का मतलब है कि करप्शन की भेंट नहीं चल रहा है। तो सरकार ये चाहती है कि उनके टैक्स का पैसा एक अच्छी जगह लगे ताकि नीतिगत तौर पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स दें, पहली बात। दूसरी, उसके बाद भी अगर कोई टैक्स नहीं देगा तो फिर सरकार कानून को लागू करेगी। अपना जो करना होगा, बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं जो उनके पीछे पड़ेंगी, फिर उनको टैक्स देना पड़ेगा, फिर उनको दंड भी होगा। तो ऐसे में जो गलतियां कर चुके हैं, जो टैक्स नहीं दिए हैं, उनको फिर मौका दिया जा रहा है 2 वर्ष के भीतर अपना टैक्स दायर करें। ठीक है, तो एक चीज़ होती है कि पहले नीतिगत तौर पे उनको टैक्स देने के लिए मनाया जाता है और मनाया भी गया है सरकार द्वारा, बहुत सारी छूटें दी गई हैं और सरकार करप्शन से बचना चाहती है, कोई भी सरकार। ये तो मतलब कहने का मतलब है कि सरकार चाहती है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स पे करें और जीएसटी कलेक्शन हमारा काफ़ी अच्छा हो रहा है, ये भी अच्छी बात है। और जितना ज़्यादा टैक्स पे होगा उतना विकास की भागीदारी में टैक्स पेयर अपना हाथ बटाएंगे। अब देखिए, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कर में राहत दी गई है। अब यहाँ विकलांग लिखा था विकलांग बजट में, लेकिन विकलांग थोड़ी अच्छी वर्ड नहीं है, और तो यहाँ पे दिव्यांग किया गया है। तो जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उनके लिए राहत दी गई है। ठीक है, अब सहकारी समितियों को, कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो होती हैं, उनके बारे में क्या बोला गया है कि सहकारी समितियों के लिए वैकल्पिक न्यूनतम कर दर और अधिभार में कमी किया गया है। कहने का मतलब है कि सहकारी समिति ग्रामीण क्षेत्र में काम करती हैं बहुत ज़्यादा। सहकारी समिति जैसे अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े होंगे तो आपने एक यूरिया का ब्रांड सुना होगा, इफ़को, वो भी सहकारी है। कहीं ना कहीं किसानों की मदद करना, छोटे जो भी उद्योग हैं, उद्योग धंधे चलते हैं, सहकारी समितियों के माध्यम से उनको लोन दिया जाता है, कई बार उनकी मदद की जाती है। ऐसे में सहकारी समितियों से जब कर सरकार कम लेगी तो उनके पास पैसा बचेगा, जब पैसा बचेगा तो वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाएंगे। कहने का मतलब है लोगों को लोन देंगे, अपना बिजनेस अच्छे से करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामीण अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी। तो सरकार वहाँ पे क्या कर रही है, राहत दे रही है, कम कर दी है टैक्स को। वहाँ राज्य सरकार के कर्मचारियों को एनपीएस खातों में कर्मचारियों की कर कटौती की सीमा को बढ़ाया गया है। साथ ही साथ कर संबंधित प्रोत्साहन देने के लिए पात्र स्टार्टअप्स को शामिल करने की अवधि को बढ़ाना, मतलब कि स्टार्टअप्स को शामिल करने की अवधि को बढ़ा दी गई है। सीधा सीधा मतलब यह है कि सरकार चाह रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप्स आगे बढ़ें, क्योंकि सरकार का स्टार्टअप इंडिया जो कैंपेन था, पिछली बार आई थी, तो उसमें काफ़ी सक्सेस पाई। और हम देख रहे हैं कि स्टार्टअप को प्रोड्यूस करने में दुनिया में हम तीसरे नंबर पे हैं यूनिकॉर्न बनाने में। स्टार्टअप्स काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है हमारे यहाँ, बहुत जल्दी यूनिकॉर्न बन रहे हैं, बड़ी से बड़ी कंपनियाँ यूनिकॉर्न का दर्जा ले रही है। यूनिकॉर्न होता है जिस कंपनी की वैल्यूएशन $1 बिलियन के आसपास, करीब 7,000 करोड़ के आसपास पहुँच जाए तो उसको बोलते हैं यूनिकॉर्न। ठीक, तो यूनिकॉर्न तेजी से बन रही है हमारी कंपनियां, आगे चल के वही कोई उसी में से कोई आगे बढ़ के गूगल हो जाएगा, यूट्यूब हो जाएगा, या फिर कोई और ब्रांड हो जाएगा, फेसबुक हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में स्टार्टअप्स का खुलना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और वित्त मंत्री साहिबा द्वारा बोला गया कि स्टार्टअप्स देश के ड्राइवर है, इकोनॉमी को चलाने वाले ड्राइवर है स्टार्टअप्स। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखने की जरूरत है कि स्टार्टअप्स को इतना जब महत्व दिया जा रहा है तो उनमें जो सरकार का प्रोत्साहन है उसको भी काफ़ी हद तक देना बहुत ज़रूरी था, इसलिए सरकार ने ये कदम उठाई है। काफ़ी खुशी की बात है इस मामले में। ठीक है, अब आभासी परिसंपत्तियों के अंतरण से होने वाली आय पर 30% का कर लगाया जाएगा। कहने का मतलब है कि जो बिटकॉइन खरीद रहे थे, क्रिप्टो करेंसी के जरिए जो पैसे जमा कर रहे थे, जो संपत्ति जमा कर रहे थे, उन पे पहले सरकार टैक्स नहीं लेती थी, अब 30% का टैक्स उन पे भी लगाया गया है। ठीक है, आरबीआई अपनी एक वर्चुअल करेंसी जारी करेगी ही, ये हम देख, डिजिटल करेंसी जारी करेगी ही, ये हम देख ही चुके हैं। ठीक है, अब बार बार अपीलों से निजात पाने के लिए मुकदमेबाजी का बेहतर प्रबंधन किया जाएगा, ताकि बार बार अपील ना हो, बिजनेस अच्छे से लोग करें। ठीक है,
और बिजनेस से एग्जिट भी अच्छे से कर पाएँ, इसके लिए वो भी संस्था भी बनाई जाएगी और बार बार अपील ना हो, कोर्ट पे बर्डन ना पड़े और चलता रहेगा जो ये प्रोसेस होता है भारत में कि चलता रहेगा, ये नहीं हो। ठीक है। आय या लाभ पर लगने वाले किसी भी सरचार्ज या उपकर को व्यापारिक व्यय न माना जाएगा, ये भी अच्छा है। विशेष आर्थिक जोनों की सीमा शुल्क प्रशासन को पूरी तरह से आईटी संचालित किया जाएगा। कहने का मतलब है कि विशेष आर्थिक जोन एक एरिया बनाया जाता है जिसमें मतलब व्यापार को बढ़ावा देने के लिए बनाया जाता है, विशेष आर्थिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो इसमें क्या किया जाएगा कि पूरी तरह से आईटी संचालित कर दिया जाएगा, ताकि उनमें भी जब डिजिटली शिफ्ट हो जाएंगे तो उनमें भी बहुत सारी समस्याओं से हल निकल जाएगा और साथ ही साथ जो टाइम वो होता है, टाइम लगता है बहुत ज़्यादा, उसमें भी कमी आ जाएगी। अब क्या है, पूंजीगत माल और परियोजना आयातों में रियायती दरों को धीरे धीरे समाप्त कर दिया जाएगा और 7.5% की आसान टैरिफ दर लागू की जाएगी। कहने का मतलब है कि जो अलग अलग दर थे उसको समाप्त कर दिया जाएगा और एक मॉडरेट लेवल पे टैक्स लगाया जाएगा। मॉडरेट लेवल पे 7.5% का टैरिफ दर लगाया जाएगा। क्लियर है। अब सीमा शुल्क जो आयात निर्यात से संबंधित है कि छूट की समीक्षा की जाएगी और टैरिफ का सरलीकरण किया जाएगा। जो अलग अलग टैरिफ लेते थे उसका सरलीकरण कर दिया जाएगा। तो कुल मिला के ईज ऑफ डूइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे के सारे बड़े इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि कोई भी निवेशक आपकी इकोनॉमी में तभी आएगा जब व्यापार करना ज़्यादा से ज़्यादा आसान होगा। कहने का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा पारदर्शिता होगी और साथ ही साथ डिजिटली सब चीज़ कंट्रोल होगा। कहने का मतलब है कि सिंगल विंडो क्लियरेंस होगा, बहुत सारी चीज़ें डिजिटली कंट्रोल हो जाएंगी, बार बार कोर्ट में जाने से बचेंगे, न्याय के झंझट से बचेंगे और सब चीज़ आसानी से अगर हो जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स आकर्षित होंगे इस मार्केट में। तो सरकार यही करना चाह रही है कि मार्केट को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स के लिए फेवरेबल बनाना चाह रही है। ठीक है। अब घरेलू इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण में सुविधा प्रदान करने हेतु ग्रेडेड दर संरचना, ग्रेडेड रेट स्ट्रक्चर को लागू करने के लिए सीमा शुल्क की दरों में संशोधन किया जाएगा। सीमा शुल्क की दरों में संशोधन किया जाएगा। ठीक है। सब के सब उसी से हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाएंगे, तो ये सारी चीज़ें उसी से रिलेटेड है। अब देखिए, अब कोई माल बन रहा है भारत में, एक्सपोर्ट होना है या फिर कहीं विदेशों से भारत में इंपोर्ट होना है, उसके लिए भी अलग अलग तरीके की सुविधाएं इसमें दी गई है। अब भारत विनिर्मित कृषि के उपकरणों और औजारों पर भी दी जाने वाली छूट को युक्तिसंगत बनाएगा, युक्तियुक्त बनाएगा। कहने का मतलब है कि हर तरीके से बिजनेस को बढ़ावा दिए जाने की बात कही जा रही है बजट में। और इसके बाद अलग डिटेल आएगा पूरे बजट का, जो इस पे स्कीम्स को स्टार्ट करने की बात कही गई है उस पर एक अलग से डिटेल सरकार देगी। अभी बजट में इसका अनाउंस किया है, पूरे साल भर इसी पे काम होगा। ठीक है। अब स्टील व कबाड़ पर भी सीमा शुल्क में छूट को लागू करना सरकार का उद्देश्य है, स्टील और कबाड़ के क्षेत्र में। उसके बाद स्क्रीम एक्वाकल्चर के लिए जरूरी कतिपय इनपुट्स पर भी सीमा शुल्क में कटौती की जाएगी। कहने का मतलब है कि जो प्रॉन इंडस्ट्री है, इसमें प्रॉन, केकड़ा, समुद्री केकड़ा, ये जो एक्वाकल्चर से रिलेटेड इंडस्ट्री है उसको भी आगे बढ़ाने के लिए जो जरूरी इनपुट्स हैं, कतिपय इनपुट्स पर सीमा शुल्क में कटौती की जाएगी ताकि सीमा शुल्क कम लगे। ठीक है। तो सरकार इस इंडस्ट्री को बढ़ाना चाह रही है एक्वाकल्चर से रिलेटेड, क्योंकि एक्वाकल्चर से रिलेटेड इंडस्ट्री बढ़ेगी तो जो किसान हैं उनकी इनकम बढ़ेगी। कहने का मतलब यही है कि सरकार इनकी इनकम को बढ़ाना चाह रही है। ठीक है। जो भी किसान है, ठीक है, जो मेराइन इंडस्ट्री या फिर मतलब एक्वाकल्चर की इंडस्ट्री पर डिपेंड कर रहे हैं, उनके लिए ये है। अब ये है अनब्लेडेड ईंधन पर अतिरिक्त विचलन उत्पाद शुल्क लगाया जाएगा। विचलन मतलब डिफरेंशिएट करने के लिए होता है, थोड़ा ज़्यादा ही हिंदी है कुछ ज़्यादा ही अच्छे से ट्रांसलेट हुआ है। ठीक है। तो डिफरेंशिएट करने का मतलब है कि अलग किया जाएगा, अलग उत्पाद शुल्क लगाया जाएगा। विचलन उत्पाद शुल्क मतलब डिफरेंट तरीके का अलग, मतलब डिफरेंशिएट करके एक शुल्क लगाया जाएगा। किस पे भाई? अनब्लेडेड पेट्रोल, अनब्लेडेड ईंधन पे, फ्यूल पे। कहने का मतलब है कि ये सवाल है अनब्लेडेड क्या होता है। तो जब फ्यूल में इथेनॉल को मिक्स करते हैं, पेट्रोल में इथेनॉल को मिक्स करते हैं तो ब्लेडेड होता है। तो देखिए सरकार क्या करना चाह रही है कि इथेनॉल को मिक्स करवा के और इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी बनाना चाह रही है पेट्रोल को। थोड़ा सा इन्वायरमेंट फ्रेंडली तो होगा ही, और सबसे बड़ा सरकार क्या करना चाह रही है कि जो इंपोर्ट करने में, फ्यूल को इंपोर्ट करने में हम ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व को दे देते हैं अपना, उसमें हमारी बचत होगी। और जैसे ही बचत होगी पैसे की तो कहीं ना कहीं और विकासात्मक कार्यों में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सरकार का मानना ये है कि विदेशों पे हमारी जो निर्भरता है पेट्रोल की वो थोड़ी कम हो, फ्यूल की निर्भरता कम हो, और साथ ही साथ इथेनॉल को उसमें मिक्स करेंगे तो किसानों की आय भी बढ़ेगी। सरकार के पास जितना खदान का खरीद करती है सरकार, उसमें बहुत सारे खदान सड़ जाते हैं, उसको निकाल के, और सरकार क्या चाह रही है कि सड़ा के और उसका इथेनॉल बनाया जा सके। और जैसे ही उसको उपयोग में लाया जाएगा तो कहीं ना कहीं
सड़ी हुई अनाजों का भी सदुपयोग हो सकता है और किसानों की आय में भी वृद्धि होगी, क्योंकि किसान उस तरीके की फसल उगाएंगे जिससे इथेनॉल बनाया जा सके, तो उनकी इनकम तो बढ़ेगी ही। जैसे मक्के को उगाएंगे, गन्ने को उगाएंगे, तो उसमें क्या होगा कि उनकी इनकम बढ़ेगी, क्योंकि सीधे सीधे इंडस्ट्रीज जो होंगी उनको खरीदेंगी और पेट्रोल मतलब इथेनॉल बनाएंगे, इथेनॉल बना के पेट्रोल में मिक्स किया जाएगा, उसको बेच दिया जाएगा। लेकिन ये तो अच्छी पक्ष, जितनी भी चीज़ें हैं ये एक पॉजिटिव व्यू है, अच्छा पक्ष है, इसमें कोई बुराई नहीं है। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होनी चाहिए, हमारा राजस्व बचना चाहिए ताकि अलग अलग विकासात्मक कार्यों को कर सकें। हमें लोन भी या फिर बोरोइंग भी बहुत ज़्यादा करने की आवश्यकता ना हो, क्योंकि हमारे पास एक बड़ा राजस्व का एक बड़ा हिस्सा बच जाएगा, किसानों की आय में भी बढ़ोतरी होगी। इथेनॉल को मिक्स करेंगे तो बहुत सारे मतलब इससे रिलेटेड बहुत सारे फायदे हैं। एक सकारात्मक पक्ष है, लेकिन इसका नकारात्मक भी पक्ष है। क्या है इसका नकारात्मक भी पक्ष है? क्योंकि एक पक्ष को हम देखेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है, दोनों पक्ष को हमें पढ़ना इंपॉर्टेंट है। नकारात्मक पक्ष ये है कि विशेषज्ञों के अनुसार, किसके अनुसार? विशेषज्ञों के अनुसार देश में आधा ही पेट्रोल जो बिकता है, आधी ही फ्यूल जो बिकती है, वो क्या है भाई? अनब्लेडेड होता है। समझ रहे हैं? आधा ही अनब्लेडेड होता है और आधा ब्लेडेड होता है। कहने का मतलब है कि जब आधे पेट्रोल में हम मिक्स कर ही नहीं रहे हैं इथेनॉल आज के टाइम में, सरकार इथेनॉल पॉलिसी को आगे बढ़ाने के लिए ये बात कही, क्योंकि सरकार जानती है कि धीरे धीरे हमें इथेनॉल पे शिफ्ट होना है, मतलब इथेनॉल को ज़्यादा से ज़्यादा मिलाना है पेट्रोल में। तो सरकार इथेनॉल, अलग अलग राज्य इथेनॉल पॉलिसी लगा रहे हैं ताकि इथेनॉल की इंडस्ट्री ग्रो कर सके उनके राज्य में। जैसे बिहार पहला राज्य है जिसने इथेनॉल पॉलिसी को लागू किया पूरे देश भर में। ज़्यादा से ज़्यादा इथेनॉल पॉलिसी, मतलब इथेनॉल पॉलिसी को अलग अलग स्टेट लागू कर रहे हैं, मतलब कि इथेनॉल ज़्यादा से ज़्यादा उनके स्टेट में प्रोड्यूस होगा और फ्यूचर के लिए फ्यूल का काम करेगा। लेकिन सरकार इसको बढ़ावा भी देना चाह रही है। लेकिन इसमें समस्या क्या है कि अभी तक हम आधे ही पेट्रोल में मिक्स कर पाए हैं इथेनॉल को। जब आधे ही पेट्रोल में इथेनॉल को मिक्स कर पाए हैं और आधे पेट्रोल में मिक्स नहीं कर पाए हैं, तो आधा पेट्रोल पे जो ये टैक्स बढ़ाया गया है ना, जो आधे पेट्रोल को तो मिक्स किया उस पर तो टैक्स है ही नहीं, आधे पेट्रोल जिसमें मिक्स नहीं किए उसमें टैक्स बढ़ाया गया है। तो कहीं ना कहीं आधा जो पेट्रोल है वो महंगा हो जाएगा। कुल मिला के कहने का मतलब है कि पेट्रोल प्राइस बढ़ने वाली है। विशेषज्ञों के अनुसार सरकार पेट्रोल प्राइस में राहत नहीं देना चाह रही है, फ्यूल प्राइस में राहत नहीं देना चाह रही है। फ्यूल प्राइस बढ़ेगी आने वाले समय में, तो कहीं ना कहीं महंगाई भी बढ़ेगी, क्योंकि हमारे देश में सब कुछ पेट्रोल से ही डिसाइड होता है कि महंगाई कितनी बढ़ने वाली है। ऐसे में जब सरकार उस पर टैक्स बढ़ाएगी तो कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ेगी, और विशेषज्ञों के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। क्योंकि अभी सरकार का मुख्य मुद्दा यह होना चाहिए कि कैसे महंगाई को कम करें, जो हमारा इन्फ्लेशन लगातार ग्रो कर रहा है उसको कैसे कंट्रोल करें। क्योंकि इन्फ्लेशन में एक अच्छी दो तरीके से तय होती है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को आरबीआई 2014 में अपना ली थी। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में क्या होता है कि अभी के टाइम में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स तो कम है, लेकिन जो इन्फ्लेशन दिख रहा है, वो महंगाई जो दिख रही है, वो होलसेल प्राइस इंडेक्स की वजह से दिख रही है, जो डबल डिजिट में ग्रो कर रहा है, लगभग 14 के आसपास ग्रो कर रहा है। ऐसे में सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि कैसे कैसे किसी भी तरीके से करके जो महंगाई है उसको कम करनी चाहिए थी, क्योंकि लोगों पे बोझ पड़ रहा है, क्योंकि उनका जॉब जा चुका है, गरीबी के कुचक्र में फंसते जा रहे हैं। ऐसे में जब महंगाई बढ़ेगी तो और तेजी से गरीबी के कुचक्र में फंसेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग गरीब होंगे। कहने का मतलब है कि जो हाई इनकम वाले थे वो मिडिल इनकम में आ जाएंगे, जो मिडिल इनकम वाले थे वो लोअर में आ जाएंगे, और जो लोअर वाले थे एकदम से चले जाएंगे नीचे। ठीक है, तो कहने का मतलब है सरकार की प्राथमिकता यह होनी चाहिए थी कैसे भी करके महंगाई को कम से कम कंट्रोल करें और रोजगार को बढ़ावा दें। रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बहुत अच्छे स्टेप ली है, पूंजीगत परिसंपत्तियों में निवेश कर रही है। लेकिन जो लोग तेजी से गरीबी के कुचक्र में फंसते जा रहे हैं उनको भी रोकना उतना ही इंपॉर्टेंट है। रुकने का सबसे बढ़िया तरीका अभी के टाइम में क्या है? कम से कम महंगाई को तो कम कर ही सकते हैं, क्योंकि जैसे ही महंगाई को कम करेंगे उनका जो एक्सपेंडिचर होता है वो कम हो जाएगा। जो उनका व्यय होता है अलग अलग चीज़ों को खरीदने पे, खदानों पे, खाने पीने में जो व्यय होता है, शिक्षा में व्यय होता है, चाहे अलग तरीके से जो भी कंज्यूमर वो कंज्यूम करते हैं, जो भी व्यय होता है उनका, उसमें कहीं ना कहीं कंट्रोल हो। तो जब वो मतलब कहने का मतलब है महंगाई जब कंट्रोल हो जाएगी, सीधे से जनता से रिलेटेड होती है, जब महंगाई कंट्रोल हो जाएगी तो उनका पैसा बचेगा तो कहीं ना कहीं वो गरीबी के कुचक्र में जाने से बचेंगे। लेकिन सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। ये एक बड़ा क्रिटिसिज्म है, तो हमें पक्ष और विपक्ष दोनों पढ़ना है। ऐसे में हमने पक्ष के लिए बहुत सारी चीज़ें पढ़ी और विपक्ष के लिए पढ़ा कि अनब्लेडेड पेट्रोल में को सरकार महंगा करने जा रही है। उसके बाद मनरेगा के बजट को नहीं दी ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था आगे बढ़े। उसके बाद हमने देखा किसान के बजट में भी कोई खास बढ़ोतरी नहीं की जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिल सके। हमने देखा है कि मनरेगा से ज़्यादा लोग जुड़ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर मनरेगा से जुड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ग्रामीण अर्थव्यवस्था बहुत ही चरमरा रही है, क्योंकि उनको कोई और काम नहीं मिल रहा है, तभी तो जाके मनरेगा को ज्वाइन कर रहे हैं। तो जब मनरेगा की डिमांड बढ़ रही है ग्रामीण अर्थव्यवस्था में, तो कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों को बेरोजगारी से बाहर निकालने के लिए उपाय करने चाहिए थे। हालांकि सरकार ने इसमें उपाय की है, कृषि स्टार्टअप्स को बढ़ावा दे रही है, बहुत सारा आधुनिकीकरण कर रही है कृषि के क्षेत्र में सरकार। लेकिन फिर भी कम से कम उनको तो रोकना ही चाहिए था जो गरीबी के कुचक्र में तेजी से जा रहे हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी गरीबी के कुचक्र में फंसेगी आने वाले टाइम में। उनको तो रोकना ही चाहिए था सरकार को। तो सरकार
को ऐसे में क्या करना चाहिए था कि सरकार ने पूंजीगत व्यय को तेजी से बढ़ाई ही है, सरकार को राजस्व व्यय को भी थोड़ा सा और बढ़ाना चाहिए था, ताकि कम से कम जो सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा के नाम पे अलग अलग स्कीम चल रही है उसको भी बढ़ावा दिया जा सके। केवल पूंजीगत व्यय करने से नहीं होगा। कई सारे विशेषज्ञ मान रहे हैं कि केवल पूंजीगत व्यय करने से नहीं होगा, कहीं ना कहीं हमें राजस्व व्यय को भी थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन सरकार की सबसे बड़ी समस्या ये है कि राजस्व व्यय को बढ़ाएं या पूंजीगत व्यय को बढ़ाएं, क्योंकि अगर दोनों को बढ़ा रहे हैं तो कहीं ना कहीं राजकोषीय घाटा बढ़ेगा, और राजकोषीय घाटा बढ़ना अच्छी बात नहीं है इकोनॉमी के लिए, क्योंकि राजकोषीय घाटा जब बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा सरकार बाहर से कर्ज लेगी, क्योंकि सरकार की इनकम कम हो रही है और व्यय अधिक होगा, तो कहीं ना कहीं सरकार कर्ज लेगी ज़्यादा से ज़्यादा। जब ज़्यादा से ज़्यादा कर्ज लेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्याज भी देना पड़ेगा, तो बजट का एक बड़ा हिस्सा ब्याज चुकाने में ही चला जाएगा। साथ ही साथ भारत सरकार को बजट में ज़्यादा से ज़्यादा चुकाने में चला जाएगा। तो भारत सरकार को ये भी देखना चाहिए था। लेकिन फिर भी चाहे कुछ भी हो, भारत सरकार ने बहुत बेहतरीन काम की कि पूंजीगत व्यय पे ज़्यादा से ज़्यादा बल दिया, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया पूंजीगत व्यय पे। लेकिन साथ ही साथ ये भी करना चाहिए था कहीं ना कहीं कि राजस्व व्यय को भी बढ़ाएं, खासकर ग्रामीण क्षेत्र से रिलेटेड जो भी मनरेगा की स्कीम है उसको तो बढ़ाना ही चाहिए था। तो कुछ निगेटिव है, कुछ पॉजिटिव है। बजट ये नहीं होता कि पूरी तरह से पॉजिटिव होता है, या फिर बजट ये भी नहीं होता कि पूरी तरह से निगेटिव होता है। ये देखा जाता है कि कितना पार्ट पॉजिटिव है और क्या पॉजिटिव है, और कितना पार्ट निगेटिव है और क्या निगेटिव है, और कहाँ कहाँ सुधार किया जा सकता था, कहाँ कहाँ अच्छा किया गया है। ये दोनों देख के चलना होता है, तब जाके हम बैलेंस में समझ पाएंगे। पूरी तरह से बजट को नकार देना भी गलत है, पूरी तरह से एक्सेप्ट भी करना गलत है। बीच का रास्ता अपनाना सही है कि बजट कितने हद तक जनता की आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। अगर बजट की समीक्षा से रिलेटेड प्रश्न आ जाए तो ऐसे में दोनों तरफ देखना बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। हालांकि सरकार पूंजीगत व्यय कर रही है तो बड़ा ही अच्छा कदम मानना ही पड़ेगा, ये तो मानना ही पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं गरीबी के कुचक्र में लोग फंस रहे हैं, उनको भी निकालना उतना ही इंपॉर्टेंट था। अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अच्छी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। जय हिंद।